प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी क्लास ड्राफ्टिंग प्लीडिंग, और इसमें हमने अपनी पिछली क्लास में प्रोमेजरी नोट के आधार पर ऋण की वसूली के लिए वाद के प्रारूप की चर्चा की थी कि अगर कोई धनराशि प्रोमेजरी नोट के आधार पर ऋण के रूप में दी गई है और वह राशि आपको वापस उससे वसूल करनी है तो किस प्रकार से वाद की विरचना की जाएगी। और उससे पहले हमने चर्चा की थी कि किसी भी वाद की विरचना किस प्रकार से की जाती है। उन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपनी पिछली क्लास में इस वाद का प्रारूप तैयार किया था। आज हम उसी वाद पत्र के जवाब में जो लिखित कथन दिया जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब दावा, उसके प्रारूप की चर्चा करेंगे। यानी कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या किया था, प्रोमेजरी नोट के आधार पर ऋण की वसूली के लिए वाद का प्रारूप। तो हमने वाद पत्र के प्रारूप की चर्चा कर ली थी और आज की क्लास में हम उस वाद पत्र के जवाब में जो लिखित कथन दिया जाता है उसकी प्रारूप की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी, सबसे पहले न्यायालय का नाम। बड़ी सरल सी बात है कि उसी न्यायालय में आप जवाब देंगे जिसमें वाद पत्र दाखिल किया गया है। उस न्यायालय का नाम, स्थान, वाद संख्या लिखते हुए सबसे पहले वापस वही क पुत्र ख, आयु, वर्ष, व्यवसाय, निवासी यानी कि वादी का पूरी डिटेल विवरण दिया जाएगा। और वापस बनाम यानी कि आप अब जो जब लिखित कथन दे रहे हैं, ग पुत्र ख, वर्ष, जाति, व्यवसाय, निवासी, यानी कि प्रतिवादी अपना विवरण देगा। इस प्रकार से वह सारी फॉर्मेलिटीज जो हमने वाद पत्र में की थी, ठीक उसी प्रकार से हमारी इस लिखित कथन में भी की जाएगी। जब लिखित कथन हम तैयार कर रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमेशा आप उस वाद पत्र को जिसका आप लिखित कथन दे रहे हैं वो आपके सामने होना चाहिए। और ये प्लीडिंग का नियम है कि जो जो बिंदु वादी ने आपके लिए लिखे हैं, तथ्यात्मक रूप से या कानूनी पहलू, उन सब का बिंदुवार आपको जवाब देना होगा। यानी कि उसने जितने बिंदु बनाए हैं, जितने पैरे बनाए हैं, अगर 4 बनाए हैं, 5 बनाए हैं, तो हर एक पैरे को आपको उठाकर उसका जवाब देना होगा हाँ या ना में। आप यहाँ पर टाल मटोल या गोलमाल की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पष्ट आपको या तो स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। और उसके पश्चात आप उस संदर्भ में कोई अतिरिक्त अभिवचन करना चाहते हैं या कोई अतिरिक्त बात कहना चाहते हैं तो वो आप कथनों के रूप में कहेंगे। यानी कि आपके सामने क्या होंगे, बिंदुवार वो सारी चीज़ें होंगी कि भाई ये मेरे से क्या पूछना चाह रहा है और मुझे उसका क्या जवाब देना है। तो सबसे पहले जैसे हमने अपने वाद पत्र में चर्चा की थी और वादी ने क्या लिखा था कि मैं लेन देन का व्यवसाय करता हूँ, रुपयों के लेन देन का व्यवसाय करता हूँ और मेरे पास में मनी लेंडिंग लाइसेंस का धारक हूँ। यानी कि मेरे पास में इस प्रकार के व्यवसाय करने का लीगली मेरे पास में प्रोविजन, मतलब मुझे स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब आप लिखित कथन अपना जवाब दे रहे हैं तो पैरा नंबर 1 में आप क्या लिख रहे हैं, निश्चित जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं। साहब उसने लिखा है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य करता है, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये मुझे नहीं पता वो करता है या नहीं करता, उसके पास है या नहीं। यानी कि मैंने जो आपको कही थी कि आपको बिंदुवार एक एक जवाब देना होगा। फिर पैरा नंबर 2 कि इस कथन को स्वीकार करता है कि उसने वादी से जो भी हमने रकम या तो डमी के रूप में तैयार की है या पेपर हमें जो दी गई है धनराशि उधार ली, किंतु वह उसी पैरा में अभिकथित प्रनोट के निष्पादन की दिनांक एवं ब्याज की दर से इनकार करता है। हमने वहाँ पर लिखा था कि साहब इतने रुपए उधार लिए, उस उधार ली गई राशि के संदर्भ में उसने प्रनोट तैयार किया और ब्याज की दर हमने 8% तय की थी। याद रखना, वहाँ पर वादी ने क्या लिखा था कि 8% की दर से ब्याज की दर तय हुई। अब आप लिखित कथन में क्या दे रहे हैं, प्रतिवादी क्या दे रहा है कि वह रुपये के लेन देन को तो स्वीकार करता है कि ये धनराशि उधार ली, किंतु वह उसी पैरा में जो वादी ने लिखा है कि प्रनोट का निष्पादन इस दिनांक को किया गया, यानी कि जो भी दिनांक उसमें आपने लिखित की है, और ब्याज की दर, इन दोनों से इनकार करता है। फिर वादी के पैरा नंबर 3 की प्रतिवादी
ने मांग किए जाने पर धनराशि के कुछ भी अदा नहीं किया है वो अस्वीकार करता हूँ। वादी तो क्या कह रहा है, साहब इतने रुपए के हमारे बीच में लेन देन हुई थी, हमने 10,000 रुपये का जैसे वहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, तो वो कहता है एक भी रुपया अदा नहीं किया है। तो पैरा नंबर 3 आप क्या कह रहे हैं, अस्वीकार कर रहा हूँ, यानी कि आप आगे चलकर इस संदर्भ में अपनी बात को स्पष्ट करेंगे, क्या उनमें से कुछ अदा कर दिया है मूल के रूप में या ब्याज के रूप में। पैरा नंबर 4 में किए गए अभिकथन से इनकार करता है कि अब इतने रुपए की धनराशि वादी को प्रतिवादी से सौद्य है। वादी ने क्या लिखा था कि साहब इस दिन से जो हमारा लेन देन हुआ, कुल रकम थी 10,000 रुपये, उस पर ब्याज की दर 8%, इस प्रकार मूल इतना, ब्याज इतना और कुल राशि इतनी हुई। उससे क्या कर रहा है, प्रतिवादी इनकार कर रहा है कि नहीं साहब इतना रुपया की कोई बात यहाँ पर जो उसके वादी के द्वारा की गई है वह स्वीकार्य नहीं है। पैरा नंबर 5 में वादी के हक में प्रतिवादी के विरुद्ध कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि न्यायालय को वाद विचारण की अधिकारिता है कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जिसका उसने कहा है कि साहब प्रतिवादी ने धन की देने से इनकार किया जिसकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ, तो वो कहता है साहब कॉज ऑफ एक्शन तो पैदा हुआ ही नहीं है। और पैरा 6 विधिक होकर उसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई है वो लीगल है और लीगल होने की वजह से वह उसे स्वीकार करने या न करने की आवश्यकता उसके पास में नहीं है। अब वह क्या अभिकथन कर रहा है एक्स्ट्रा में, अतिरिक्त, यह कि प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में कथित प्रनोट दिनांक को निष्पादित किया था। अब देखिए, वादी तो कह रहा है कि पर्टिकुलर इस तारीख को प्रनोट तैयार हुआ, जबकि प्रतिवादी कह रहा है कि साहब इस तारीख को नहीं बल्कि दूसरी किसी तारीख को प्रनोट निष्पादित किया गया था। फिर क्या कह रहा है अतिरिक्त कथन में, यह कि प्रस्तुत वाद परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद द्वारा वर्जित है, यानी कि वह वाद लाने के लिए अब टाइम बार्ड हो चुका है, लिमिटेशन से बाहर हो चुका है। फिर क्या कह रहा है कि यह कि कथित प्रनोट के निष्पादन के समय ब्याज की दर 6% वार्षिक निर्धारित की गई थी। वादी तो क्या कह रहा है कि 8% तय की गई थी और प्रतिवादी कह रहा है कि साहब नहीं, 8 नहीं 6% तय की गई थी। फिर वो क्या कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के कथित प्रनोट में ब्याज की दर के संबंध में 6 को बढ़ाकर 8 कर सारभूत परिवर्तन कर दिया गया है। प्रतिवादी क्या कह रहा है कि साहब हमारे बीच में तो 6% की बात हुई थी और ये जो 8 है वो 6 को मोड़ तोड़ के 8 बनाया गया है, इसलिए वह ब्याज की दर 6% ही है। और लास्ट कहता है कि यह कि वादी को अनुतोष प्रदान करने का कोई वैध आधार नहीं है, अतः वादी का दावा में वह खारिज होने योग्य है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन ही पैदा नहीं होता, लिमिटेशन के बाहर हो गया है। प्रतिवादी क्या आधार ले रहा है कि साहब जब मामला लिमिटेशन के बाहर ही हो गया है इसलिए क्या किया जाए, इसे खारिज किया जाए। फिर वापस वही दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर प्रतिवादी और उसके बाद में सत्यापन किया जाएगा कि मैं, यानी कि प्रतिवादी अब सत्यापन कर रहा है, ग पुत्र ख आयु निवासी प्रतिवादी एतत् द्वारा सत्यापित करता हूं कि प्रस्तुत अभिकथन के पैरा नंबर 1 से 7 एवं 9 अंतर्वस्तु मेरे द्वारा निजी ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है तथा पैरा 8, 10 एवं 11 अंतर्वस्तुओं के प्राप्त हुई सूचना के आधार पर विश्वास करता हूं और मैं सत्यापन आज दिनांक को अपने नगर जहां आप है वहां पर होना सत्यापित करता हूं और वो सिग्नेचर कर देगा, नीचे स्थान और यह आ जाएगा। यानी कि ऋण की वसूली प्रनोट के आधार पर क्या किया गया, वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके जवाब में प्रतिवादी के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर जवाब दिया गया। अब आगे न्यायालय क्या करेगा, इन दोनों कथनों के आधार पर, एक वादी के द्वारा वाद पत्र और प्रतिवादी के द्वारा दिए गए लिखित कथन के आधार पर इश्यूज फ्रेम करेगा, तनकी का निर्माण करेगा, साक्ष्यों को ग्रहण करेगा और उसके ऊपर अपना निर्णय देगा। इस प्रकार हमने ऋण की वसूली प्रनोट के आधार पर ऋण की वसूली के लिए वाद पत्र और लिखित कथन के प्रारूप की चर्चा अपने इन दोनों क्लासों में की। धन्यवाद।